गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज आवर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चौथा अणुसंख्यक गुण है विलयन का परासरण तथा परासरण दाब। इसको मैं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसमें मैंने एक बकेट टाइप बनाई है और इसके मैंने दो पार्टीशन किए हैं बीच में से, और पार्टीशन जो किया है मैंने किया है SPM के थ्रू। SPM क्या है यहाँ पे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये SPM एक ऐसी झिल्ली है, ऐसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि केवल जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, इट ओनली अलाउ टू पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक solvent molecules like water through it, but it doesn't allow to pass the bigger molecules like solute molecules through it. Never. ये केवल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को यानी छोटे अणुओं को ही अपने में से पास होने देती है, अपने में से प्रवाहित होने देती है, जैसे कि विलायक के अणु, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि जल के अणु, वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन बड़े अणुओं को ये अपने में से पास नहीं होने देती, प्रवाहित नहीं होने देती, जैसे कि विलेय के अणु, इनको अपने में से पास नहीं होने देती। अब इधर मैं ले रही हूँ, इसके एक पार्टिशन में मैंने लिया है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और जिसकी लो कंसंट्रेशन है। साथ साथ में कीप इन माइंड कि इट इज इन लो कंसंट्रेशन। और दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन मीन्स निम्न सांद्रता। और दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्वेंट में मैंने सोल्यूट मिलाया है, जैसे शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं हम, सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन, मतलब उच्च सांद्रता। तो हम देखते हैं कि जो शुद्ध विलायक के अणु हैं वो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में से प्रवाहित होने लग जाते हैं विलयन की ओर। इसी को हम कहते हैं, इसी घटना को हम कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। इट मीन्स, अब इस लाइनों को आपको लर्न करना है जो मैं लिख रही हूँ, इसी फिगर के बेस को देखते हुए कि द प्रोसेस ऑफ flow of solvent molecules from solvent molecule का पैसेज हो रहा है, तो flow of solvent molecules from pure solvent to solution किस तरफ हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर पैसेज हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो pure solvent to solution through, this is very important line, through semi permeable membrane. This is called osmosis. The process of flow of solvent molecules through pure solvent to solution through semi permeable membrane. Very important lines कि अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा किसी भी शुद्ध विलायक से विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, परासरण का अर्थात है, इसको दूसरी डेफिनेशन में भी हम कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, अर्थात
कम निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब मैं इसी डायग्राम में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने जा रही हूँ, परासरण दाब। एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न इट, आपको लर्न करना है ये। परासरण दाब किसे कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, अब मैं ये बताने जा रही हूँ। तो सॉल्यूशन की साइड पर, यहां पर अब मैं लगा रही हूँ एक पिस्टन, दिस इज अ पिस्टन। ठीक है, यहां पर जो प्रेशर लग रहा था पहले सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, एटीएम प्रेशर है, सीधी सी बात है, सॉल्यूशन के बाहर सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि हम सॉल्यूशन साइड पर एक प्रेशर लगाएं जो कि स्टॉप कर दे इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जो फ्लो हो रहा है उसे स्टॉप कर दे, तो उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द एक्सेस प्रेशर, external pressure on the solution side which stops the flow of pure solvent molecules from pure solvent to solution। एक ऐसा अतिरिक्त दाब जो कि विलयन की तरफ लगाया जाता है जिससे विलयन के विलायक के अणु विलयन की ओर गमन रोक दें, तो उसे हम कहते हैं परासरण दाब। अब इसे मैं एक तरीके से और समझाती हूँ कि जैसे मान लो प्योर सॉल्वेंट को हमने एक यहाँ पर ट्यूब से भरा हुआ है, ठीक है, इसमें एक लेवल है, हमने यहाँ पे लेवल ले लिया, इस लेवल को नोट कर लिया। ठीक है, जब परासरण स्टार्ट होता है, ऑस्मोसिस स्टार्ट होती है, तो ये लेवल है ना गिरने लग जाता है, नीचे की तरह लोअर डाउन होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर जाने लग जाते हैं, सॉल्यूशन की साइड पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एटीएम प्रेशर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, यानी कि पाई, इसे बोलते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे पाई से डिनोट करते हैं, परासरण दाब बोलते हैं इसे हिंदी में, परासरण दाब। ये एक एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि देखो एटीएम प्रेशर से ज्यादा है ये पाई, तो हम एटीएम प्रेशर तो है ही इसके चारों ओर, लेकिन हम एक दाब लगा रहे हैं सॉल्यूशन साइड पर, एक ऐसा दाब लगा रहे हैं, अतिरिक्त दाब लगा रहे हैं जो कि विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोक दे, विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कैसे कि जैसे ही हम सॉल्यूशन को यहाँ पे भरते हैं तो पहले तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो स्तर गिर रहा होता है ये एक लेवल पे जाकर कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसके बाद वो और नीचे लोअर डाउन नहीं होता और ज़्यादा नहीं गिरता वो स्तर। तो वो कांस्टेंट क्यों हो गया यहाँ पर, इसलिए क्योंकि थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन साइड पर वो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाता है, जिससे ये जो फ्लो ऑफ जो लेवल ऑफ वाटर था वो अब और ज़्यादा नीचे डिक्रीज नहीं होता और वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। तो उससे उतना ही हम मेज़र कर लेते हैं कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैंने एक डायग्राम से ही समझा दिया। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेना कि द एक्सेस प्रेशर ऑन solution side which it stops the osmosis, जो osmosis को रोक दे उसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। या
परासरण दाब। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम? पाई से। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी पाई। देखो, इसको कैलकुलेशन करने के भी दो तरीके हैं। यदि हम सीबीएसई की बात करें तो इस पाई को हम डायरेक्ट सीआरटी के इक्वल मान लेते हैं, यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा एट डेफिनेट टेम्परेचर। तो सी इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीआरटी डायरेक्ट। तो सीबीएसई में डायरेक्ट है, लेकिन आरबीएसई में इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर रखी है, थोड़ी सी डिटेलिंग कर रखी है। तो उसमें डिटेल में दे रखा है, क्या दे रखा है मैं अब आपको बता रही हूँ। उसमें ये दे रखा है कि जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल जस्ट लाइक गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बिल्कुल इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं वो, जैसे सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं बिल्कुल उसी तरह गैस में भी गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो जो विलयन में अणुओं का जो इधर उधर गमन है, बिल्कुल गैस में जो अणुओं का गमन होता है उसी की तरह माना जाता है। तो गैस के अणुओं में जो दाब लगता है, जैसे हम दाब कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, वही हम यहाँ पर परासरण दाब कहते हैं विलयन के केस में, विलयन के उसमें तो हम उसे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पी की जगह हम पाई यूज कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ है। तो आदर्श गैसों के लिए क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT होता है, करेक्ट। अब यहाँ पी की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? पाई, विलयन के लिए। फॉर सॉल्यूशन हम पी की जगह क्या यूज करेंगे? पाई। तो पी की जगह हम पाई रख देते हैं। तो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन बी को नीचे ले आते हैं, एन अपॉन बी इंटू RT। और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम किसके बराबर होता है? सिंस एन अपॉन वी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया? C इंटू RT। ये हमारा फॉर्मूला आ गया पाई का, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT के बाद अब इसका और आगे डेरिवेशन हम कर सकते हैं यदि हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो, ऊपर हमने क्या निकाला था? पाई इज इक्वल टू C इंटू RT, करेक्ट। और C इज इक्वल टू क्या होता है? NB अपॉन B। क्योंकि हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो NB ले रहे हैं, B से डिनोट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम। सिंस देयरफॉर पाई इज इक्वल टू हो गया, यहाँ C की जगह हम क्या रख देंगे? NB अपॉन V इंटू RT, करेक्ट। अब NB इज इक्वल टू, सिंस NB इज इक्वल टू किसके होता है? ये भी हमें पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, WB अपॉन MB। देयरफॉर पाई इज इक्वल टू, NB की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, WB अपॉन MB। तो WB अपॉन MB रख देते हैं यहाँ पर, तो WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V, करेक्ट। तो देयरफॉर WB निकालना था ना हमें, वेट ऑफ सॉल्यूट की, तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट की ऑफ सॉल्यूट के, तो WB हमें निकालना है। तो WB इज इक्वल टू क्या हो गया? इन सबको नीचे की टर्म्स को पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? MB निकाल रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं ना, तो MB रखो, मैं WB रख रही थी। MB इज इक्वल टू WB अपॉन, ये निकालना है हमें, MB निकालना है, तो MB इज इक्वल टू हो जाएगा WB इंटू RT अपॉन पाई, नीचे आ जाएगा, पाई इंटू
और v वैसे का वैसे ही आ जाएगा, पाई इंटू v। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं। हम वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं, हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, हम पाई भी निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूले से हम क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और आर की वैल्यू गिवन होगी तो इस तरह से आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट। और इस फॉर्मूले से आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में मैं इनके कुछ रूल्स हैं वो समझाऊंगी। ओके।